कहानी की शुरुआत में एक आवाज हमें बताती है कि जब हम सारे तारों को एक साथ जोड़ते हैं तब बिग डिपर डोमेन बनता है जिसमें हम रहते हैं। जब 9 सेलेस्टियल ड्रैगन्स एक विशाल कॉफिन को खींचते हुए बिग डिपर डोमेन से पास होते हैं तब फॉरबिडन जोन में छुपा आइलैंड में एक इंपीरियल आर्टिफैक्ट छुपा है। ऐसा कहा जाता है कि इस आर्टिफैक्ट से कोई भी प्रैक्टिशनर अपनी कल्टीवेशन स्टेज बढ़ा सकता है। इस आर्टिफैक्ट के लिए कोई लड़ाई ना हो इसलिए बिग डिपर डोमेन के सभी सेक्ट्स व्हाइट टाइगर बैटल ग्राउंड पर कॉम्पिटिशन के लिए आते हैं और इनमें से जो जीतता है उसे एम्पायरियन टॉम आइलैंड जाने का मौका मिलता है। अपनी सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए कल्टीवेटर्स को डेंटियन के नीचे वाले लुन हाई को तोड़ना पड़ता है ताकि वो यूनिवर्सल एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके और हाईएस्ट कल्टीवेशन स्टेज अचीव कर पाए। द ग्रेट एम्पायर जैसे ग्रेट एम्पायर वो हाथ के एक इशारे पर धरती के टुकड़े कर सकते हैं और एक चुटकी से आसमान में काले बादल ला सकते हैं, पर ऐसे एम्पायर का जन्म हजारों साल में एक बार ही होता है। इसके बाद हम व्हाइट टाइगर बैटल ग्राउंड को देखते हैं। आज वहाँ कंपटीशन होने वाला था और सभी सेक्स के प्रैक्टिशनर्स वहाँ आए हुए थे। तभी ग्राउंड के बीच में लू शेंग आता है। वो कहता है कि हमारे मास्टर का आदेश है कि लास्ट कल्टीवेटर तुम सब में से एक होगा और उसे हमारे साथ एम्पायरियन टॉम आइलैंड जाने का मौका मिलेगा। फिर वो सबको जेड सिकाडा दिखाता है जो कि एक जादुई बॉल थी और कहता है कि जो भी इस बॉल को हासिल करेगा वही सिलेक्ट होगा। वहाँ के सारे ताकतवर योद्धा उस बॉल को लेने की कोशिश करते हैं पर लू शेंग सबको एक बार में ही मार देता है। तभी वहाँ मौजूद एक प्रैक्टिशनर जू कॉन्ग उठता है और अपनी बिजली जैसे स्पीड का इस्तेमाल करके लू शेंग पे अटैक करता है। वो लू शेंग से जादुई बॉल लेने ही वाला था कि तभी वो बॉल अपने आप भागने लगती है। जू कॉन्ग और जी शाओ उसके पीछे भागते हैं। आखिरकार जू कॉन्ग उस बॉल को पकड़ ही लेता है, पर तभी वहाँ यूई सिंह आ जाता है और जू कॉन्ग को पूरी तरह घायल करके वो जादुई बॉल ले लेता है। इसके बाद हम लू शेंग और उसके भाई लू जू को देखते हैं। उसके पिता उन दोनों को बताते हैं कि कल्टीवेशन के हाईएस्ट स्टेज तक पहुंचना काफी मुश्किल है। इंपीरियल आर्टिफैक्ट तुम्हें अमर बना सकता है और हेवन से लड़ने की शक्ति देगा। फिर उनके पिता उन्हें एक तलवार दिखाते हुए कहते हैं कि ये कैनगियन स्वॉर्ड मैंने फीनिक्स बर्ड के एलिमेंट से बनाई है। इस तलवार से ही मैंने अपने परिवार की शान को अब तक बरकरार रखा है और आज मैं ये तलवार लूसू को सौंप रहा हूँ। फिर वो लूसू से कहते हैं कि मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम उस इंपीरियल आर्टिफैक्ट को जरूर हासिल करोगे। लू शेंग को इससे काफी बुरा लगता है क्योंकि उसे वो तलवार चाहिए थी। यहाँ जू कॉन्ग के दोस्त उसका इलाज कर रहे थे क्योंकि वो काफी घायल हो गया था। असल में जू कॉन्ग भी सेक्रेड श्राइन का प्रैक्टिशनर था। बचपन में उसके मास्टर उसे जबरदस्ती यहाँ छोड़ के गए थे क्योंकि उन्हें पता था उसके पास अनोखी शक्तियाँ हैं और वो इंपीरियन टॉम आइलैंड में ही बाहर आएंगे और वहाँ जाने का रास्ता सीक्रेट श्राइन से था। पर अब वो कंपटीशन हार चुका था इसीलिए वो इंपीरियन टॉम्ब नहीं जा सकता था, पर जू कॉन्ग के मास्टर की इच्छा थी कि वो इंपीरियन टॉम्ब जाए और बस इसी वजह से उन्होंने जू कॉन्ग को सीक्रेट श्राइन्स में भेजा था। इसलिए उसके दोस्त चोरी छुपे इंपीरियन टॉम आइलैंड में घुसने का प्लान बना रहे थे। इंपीरियन टॉम आइलैंड में जाने का रास्ता गेट ऑफ डोमेन से था। वहाँ आधे से ज्यादा कल्टीवेटर्स लून हाई फेज में थे इसलिए उनसे कोई खतरा नहीं था, पर यूजो सेक्ट की लीडर के साथ 4 घोस्ट भी थे और लू ब्रदर्स से उन्हें ज्यादा खतरा था। फिर वो सारे प्रैक्टिशनर्स एम्पायरियन टॉम आइलैंड में जाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और आसमान से एक एनर्जी उन्हें एक एक करके ऊपर खींच लेती है। जू कॉन्ग के दोस्त भी जल्दी से उसे उठाते हैं और वो लोग भी सीक्रेट श्राइन्स की तरफ निकल पड़ते हैं। पहले तो जू कॉन्ग उनकी बात नहीं मानता क्योंकि अगर वो यहाँ पकड़े गए तो सीधा मारे जाएंगे, पर उनका हौसला देख के वो भी उनका साथ देने लगता है। फिर जू कॉन्ग अपने साथियों के साथ गेट ऑफ डोमेन पहुंच जाता है और वो लोग दोनों गार्ड्स को मार देते हैं। जू कॉन्ग उन्हें बोलता है कि ये स्टोन तो टूटा हुआ है, पर उसके दोस्तों ने पहले ही सारा इंतजाम कर रखे थे। उन्होंने एक और सेम स्टोन लाया था। फिर उस गेट को एक्टिवेट करके वो लोग भी एम्पायरियन टॉम आइलैंड पहुंच जाते हैं, पर वहाँ का मंजर देख के वो सब डर जाते हैं क्योंकि वहाँ आधे से ज्यादा प्रैक्टिशनर्स की लाशें पड़ी हुई थी। पहले तो उन्हें लगता है कि ये किसी बड़े जानवर का काम है, पर जू कॉन्ग उन्हें बताता है कि इनकी गले पर तलवार की वार का निशान है। इसका मतलब था कि यहाँ आकर उन लोगों ने आपस में ही युद्ध करना शुरू कर दिया था। तभी वहाँ लूजू आता है। जू कॉन्ग समझ जाता है कि इसी ने सभी को मारा है। वो लूजू को बोलता है कि तुमने अपने ही सेक्ट के लोगों को क्यों मार दिया। तब लूजू कहता है कि इंपीरियल आर्टिफैक्ट की शक्तियों के लिए थोड़ा खून खराबा तो करना ही पड़ता है। तभी जू कॉन्ग का एक साथी लूजू पर तीर चला देता है। इससे उसे गुस्सा आ जाता है। वो उन सबसे कहता है कि मैं बस 3 वार करूंगा, अगर तुम
बच गए तो तुम सबको छोड़ दूंगा, जितना दूर भाग सकते हो भागो। ज़ूकोंग और उसके दोस्त भागने लगते हैं। तभी लुज़ू अपने क्लीविंग क्लाउड टेक्निक से उन पर वार करता है। इसमें एक ड्रैगन का ऑरा ज़ूकोंग और उनके पीछे पड़ जाता है। ज़ूकोंग अपने स्पीड से बचने की कोशिश करता है पर वो घायल हो जाता है। फिर लुज़ू दूसरा वार ज़ूकोंग पर ही करता है पर उसका दोस्त लियू बीच में आकर उसे बचा लेता है और उसकी वजह से लियू मारा जाता है। फिर लुज़ू अपना तीसरा वार स्लैशिंग ओशन करता है पर तभी वहाँ उसका भाई लू शेंग आ जाता है और अपनी शक्तियों से उस अटैक को रोक देता है और ज़ूकोंग और उसके दोस्त को वहाँ से भागने को बोलता है। लुज़ू अपने भाई से कहता है कि मुझे पता था तुम पिताजी का आदेश नहीं मानोगे। फिर लू शेंग उसे कहता है कि एक बार मुझे वो इंपीरियल आर्टिफैक्ट्स मिल जाए फिर मैं सीक्रेट मास्टर बन जाऊंगा, उसके बाद सबको मेरे आगे झुकना पड़ेगा, पिताजी को भी। ये सुनकर लुज़ू उसे कहता है कि तुम्हें पहले इस तलवार से इजाजत लेनी पड़ेगी और वो लू शेंग पे अटैक कर देता है। वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे पर तभी लू शेंग इंपीरियल स्टार डस्ट मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है। इसे एक बड़ी डिवाइन फिगर उसके पीछे फॉर्म हो गई थी। लुज़ू को इस बात की बिल्कुल भी फर्क नहीं थी। लू शेंग के पास इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट है। फिर लू शेंग लुज़ू को मार देता है। अब तक काफी सारे प्रैक्टिशनर्स मारे जा चुके थे और उनकी लाशें जंगल में पड़ी थी पर यूई जिंग अभी भी जिंदा था और ये वही था जिसने कंपटीशन के दौरान ज़ूकोंग को घायल करके उससे वो जादुई बॉल छीन लिया था। यहाँ दूसरी तरफ ज़ूकोंग लियू की मौत की वजह से उदास था पर उसकी दोस्त कहती है कि हम रुक नहीं सकते, चलो। तभी ज़ूकोंग गुस्से में उससे वो टूटी हुई तलवार ले लेता है और कहता है कि तुम सबका इरादा क्या है, तुम बस मुझे और इस टूटी हुई तलवार को ही क्यों बचा रही हो। तभी ज़ूकोंग को विजन्स आते हैं जिसमें वो देखता है कि चारों तरफ आग लगी थी और लोगों की दर्द से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर उसकी दोस्त जाओ ज़ूकोंग से कहती है कि अभी तुमने जो देखा है वो हमारा भविष्य हो सकता है। अगर किसी भी प्रैक्टिशनर्स ने इंपीरियल आर्टिफैक्ट को हासिल कर लिया तो हेवनली थंडर और मीटियोर्स पूरे बिग डिपर डोमेन को तबाह कर देंगे। वो आर्टिफैक्ट जिसे सारे सेक्ट्स वरदान समझ रहे हैं वो असल में एक श्राप है। हमारे मास्टर ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और इस तलवार में उनका ही अंश है। हमें किसी भी हालत में उन सब कल्टीवेटर्स को रोकना होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। तभी उनका एक साथी वहाँ भागते हुए आता है और उन सबको एक जगह ले जाता है। वहाँ जिंदा इंसानों को किसी ने स्टैचू बना दिया था। वहाँ चलते चलते उनके एक साथी का पैर एक टूटे हुए इंसानी हाथ पर पड़ जाता है। उसके हाथ में रिंग देखकर सब समझ गए थे कि ये यूजो सेक्ट की प्रिंसेस का हाथ है, पर तभी वो हाथ वहाँ से भाग जाता है। वो सब लोग उसका पीछा करते हैं लेकिन वो प्रिंसेस उस हाथ को वापस जोड़ लेती है और वो जख्म भी ठीक कर लेती है। ये देखकर ज़ूकोंग और उसके साथी डर गए थे और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो लोग अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। चलते चलते वो लोग बर्फीले रास्ते पर पहुँच गए थे। तभी वहाँ दो प्रैक्टिशनर्स किसी चीज से डर के भागते हुए ज़ूकोंग और उसके दोस्तों के पास आ जाते हैं। उनके पीछे एक अजीब सा जानवर लगा हुआ था और वो मॉन्स्टर ज़ूकोंग के ग्रुप पे भी अटैक कर देता है। वो सब लोग उससे लड़ने लगते हैं पर वो मॉन्स्टर काफी ताकतवर था और सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तभी वो मॉन्स्टर अपनी पावर से एक प्रैक्टिशनर को पत्थर बना देता है और उसकी कल्टीवेशन एनर्जी अब्सॉर्व कर लेता है। ज़ूकोंग समझ गया था कि नॉर्मल हथियार उस मॉन्स्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए वो स्वॉर्ड की मदद से मॉन्स्टर के छाती पे वार करता है। मरने के बाद वो मॉन्स्टर एनर्जी में बदल गया था और वो सारी एनर्जी ज़ूकोंग को मिल जाती है जिससे उसकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। पर इस लड़ाई में ज़ूकोंग का दोस्त सीकोंग काफी ज्यादा घायल हो गया था क्योंकि उसने भी काफी बहादुरी से उस मॉन्स्टर का सामना किया था और कुछ देर बाद सीकोंग की मौत हो जाती है। पर अब वो लोग रुक नहीं सकते थे, इसलिए वो सब सीकोंग की बॉडी को वहीं छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। जो दो प्रैक्टिशनर्स मॉन्स्टर से डर के भाग रहे थे उनमें से एक यूई जिंग भी था। उसे वापस जाने का रास्ता पता था, इसलिए ज़ूकोंग उसके साथियों के साथ यूई जिंग के साथ जाता है। यूई जिंग उस गेट को मैजिकल स्टोन से एक्टिवेट करने की कोशिश करता है पर वो गेट एक्टिवेट ही नहीं होता। तब ज़ूकोंग का दोस्त उन सबको बताता है कि एक बार हम इंपीरियल आइलैंड पर आ गए तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सिर्फ वही वापस जा सकता है जिसके पास इंपीरियल आर्टिफैक्ट होगा। ये सुन के यूई जिंग कहता है कि मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, कोई तो रास्ता होगा। फिर ज़ूकोंग कहता है कि हमें इंपीरियल आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। यूई जिंग उनसे कहता है कि हम इतने शक्तिशाली प्रैक्टिशनर्स को हरा के
वो आर्टिफैक्ट कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये सुन के ज़ूकोंग कहता है कि यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के बैठने से अच्छा है कि हम कोशिश करें। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी यूजू सेक्ट के प्रिंसेस काई जिंग और 4 घोस्ट उन पर अटैक कर देते हैं। घोस्ट इनविजिबल होकर उन सब पर अटैक कर रहे थे, इसलिए कोई उनका सामना नहीं कर पा रहा था। ज़ूकोंग प्रिंसेस काई जिंग से कहता है कि तुम बस 4 घोस्ट की मदद से उस आर्टिफैक्ट को हासिल नहीं कर सकते, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है, हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। पर काई जिंग उससे कहती है कि तुम उसके लायक नहीं हो। वो घोस्ट ज़ूकोंग को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, इसीलिए वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते वो सब लोग उस गुफा के दूसरे छोर पर आ जाते हैं। उसके नीचे गहरी खाई थी और वो मॉन्स्टर अपनी एनर्जी से उन पर अटैक कर देता है। उस झटके की वजह से सब नीचे गिर जाते हैं, पर वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, इसलिए वो बच जाते हैं। पर एक मॉन्स्टर वहाँ भी आ जाता है और उसके वजन की वजह से वो प्लेटफॉर्म भी टूट रहा था। सबको बचाने के लिए घोस्ट उस मॉन्स्टर को पकड़कर उसके साथ नीचे कूद जाता है। ज़ूकोंग भी नीचे गिरने लगता है, पर जाओ किसी तरह अपनी चेन से उसे वापस ऊपर खींच लेती है। यूई जिंग अपनी बार से उस प्लेटफॉर्म को टूटने से बचा रहा था, पर उसकी कैपेसिटी भी खत्म हो रही थी। तभी ज़ूकोंग को उसके मॉन्स्टर की बातें याद आती है। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी असली शक्तियाँ तब बाहर आएंगी जब तुम्हारे अपने खतरे में होंगे और तुम्हें उनकी रक्षा करनी होगी। तभी ज़ूकोंग अपनी शक्ति का यूज करके उस प्लेटफॉर्म को तोड़ देता है और अपनी शक्तियों से सबको गिरने से बचा लेता है। इस हादसे में प्रिंसेस काई जिंग के 2 घोस्ट मारे गए थे, लेकिन बचे हुए घोस्ट अभी भी उन्हें मारना ही चाहते थे। ज़ूकोंग सबको रोकता है और काई जिंग से कहता है कि आपस में लड़के कोई फायदा नहीं है, यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है कि हमें इंपीरियल आर्टिफैक्ट्स को हासिल करना है। काई जिंग भी उसकी बात मान ही जाती है, क्योंकि उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। फिर काई जिंग उन सबको बताती है कि मैंने एक कहानी सुनी थी। कई सालों पहले एक सुप्रीम लीडर था जिसने मरने से पहले अपनी कल्टीवेशन रोक दी थी और वो सेकुलरिज्म में चला गया, और अब वो तभी उठेगा जब कोई उसे इंपीरियल आर्टिफैक्ट को हासिल करेगा। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां उस सुप्रीम के रिमेन्स रखे हुए थे। पर जैसे ही काई जिंग उस मास्क को निकालने जाती है, जाओ अपनी चैन से उसे रोक लेती है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। पर तभी वो घोस्ट प्रिंसेस काई जिंग को ही तलवार से मार देता है। वो काई जिंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगा हम लोग तुम्हारे ऑर्डर्स ही फॉलो करते रहेंगे, ये बस हमारी चाल थी इस इंपीरियल आर्टिफैक्ट तक पहुंचने के लिए। फिर वो घोस्ट खुद ही उस आर्टिफैक्ट को निकाल लेता है, पर जैसे ही वो उसे निकालता है उसके हाथ जलने लगते हैं और उस रूम की छत नीचे आने लगती है और बाहर जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। तभी वो सब लोग दरवाजा खोलने का तरीका ढूंढने लगते हैं। उस कमरे के चारों तरफ एक एक बटन था जिसपे खड़े होने के बाद वो बाहर जाने का रास्ता खुल जाता था। यूई जिंग अपनी शक्तियों से उन बटन्स पर मूर्ति रख देता है और ज़ूकोंग सबको बाहर निकाल रहा था। सब बाहर निकल जाते हैं, लेकिन यूई जिंग अंदर ही फंसा हुआ था और वो छत भी काफी नीचे आ गई थी। सबको लगता है कि वो अब मारा जाएगा, पर तभी ज़ूकोंग अपनी शक्ति से उसे बचा लेता है। फिर जाओ ज़ूकोंग को ब्रॉन्ज स्वॉर्ड देती है और कहती है कि मैंने कई सालों से इसे संभाल कर रखा था, अब ये तुम्हारी अमानत है। प्रिंसेस काई जिंग के घोस्ट ने उसे धोखा दे दिया था, पर वो दोनों अंदर मारे गए थे और वो बच गई थी। काई जिंग अपनी शक्तियों से अपने जख्मों को ठीक कर लेती है। यूई जिंग एक कल्टीवेटर था। काई जिंग उसे कहती है कि तुम इन तलवार बनाने वालों के साथ क्यों घूम रहे हो। तब यूई जिंग बोलता है कि इंपीरियल आर्टिफैक्ट को हासिल करने की दौड़ में हम भूल ही गए हैं कि हम इंसान भी हैं। तुम्हारे इसी घमंड की वजह से घोस्ट ने तुम्हें धोखा दिया। ये सुन के काई जिंग कुछ नहीं बोलती और वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो सेकुलरिज्म के गेट पे पहुंच जाते हैं जिसके अंदर वो इंपीरियल आर्टिफैक्ट था। काई जिंग उन सबको बताती है कि सारे इंसानों को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है, पर उस सुप्रीम लीडर ने इस प्रोसेस को रोकने के लिए अपने स्पिरिट को इस सेकुलरिज्म में सील कर दिया था और अब वो किसी ऐसे कल्टीवेटर की तलाश में है जो उस इंपीरियल आर्टिफैक्ट की लालच में यहाँ तक आ जाए और वो उसकी बॉडी पर कब्जा करके असली दुनिया में लौटे। पर उन लोगों को वो दरवाजा खोलने का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा था। तभी वहाँ लू शेंग आ जाता है। उसने पहले ही अपने भाई लूसू को जान से मार दिया था। लू शेंग उन्हें बोलता है कि ये दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा, इसके लिए 3 लोगों की बलि देनी पड़ेगी। ये बोलकर वो ज़ूकोंग के दोस्त को मार देता है। असल में लू शेंग इन सबको पहले ही मार सकता था, पर उसने इन्हें जिंदा रखा ताकि उसके लिए आगे का रास्ता साफ हो। फिर वो कहता है कि अभी 2 लोगों की बलि बाकी है, अब इसका फैसला तुम लोग करो कि अगली बारी किसकी है। ये सुनकर ज़ूकोंग बोलता है कि क्या तुम सच में इतने सारे लोगों की जान के बदले उस इंपीरियल आर्टिफैक्ट को हासिल करना चाहते हो। लू शेंग कहता है कि मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है और वो उन पर अटैक
कर देता है। जूकोंग जाओ को तो बचा लेता है, पर लू शेंग उसके दोस्त नीशेंग का गला पकड़ लेता है। जूकोंग अपने दोस्त को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर आखिर में उसका दोस्त मारा जाता है। पर अभी भी दरवाजा खोलने के लिए एक बलि बाकी थी। लू शेंग आगे बढ़ता है, पर अब जूकोंग उस पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। जूकोंग की शक्तियां काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए वो लू शेंग को अच्छी टक्कर दे रहा था। वो लू शेंग को नीचे गिरा देता है और अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करके उस पर हमला करता है, पर लू शेंग उसे रोक लेता है और अपनी एंशिएंट स्टार डस्ट मार्शल आर्ट बाहर निकाल लेता है। इससे उसके पीछे एक डिवाइन एंटिटी आ जाती है, जिसके सामने जूकोंग कुछ नहीं कर पाता। वो एंटिटी जूकोंग को काफी मारती है। ये देख साओ उसे बचाने जाती है, पर यूई जिंग उसे रोक लेता है। वो उसे समझाता है कि तुम भी मारी जाओगी। जाओ को जूकोंग की सारी बातें याद आने लगती है कि कैसे वो दोनों मिले थे और मास्टर ने उसे चूज किया था, पर अब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और आखिर जूकोंग मारा जाता है। इससे 3 बलि पूरी हो जाती है और वो दरवाजा खुल जाता है। पर लू शेंग जैसे ही अंदर जाने लगता है, यू जिंग अपनी शक्तियों से उसे पत्थरों से जकड़ लेता है और जाओ ब्रॉन्ज स्वॉर्ड लेकर अंदर उस इंपीरियल आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भागती है। पर लू शेंग अपने आप को आजाद कर लेता है और जैसे ही जाओ उस आर्टिफैक्ट को डिस्ट्रॉय करने वाली थी, वो उसे रोक लेता है और अपनी शक्ति से पीछे फेंक देता है। यहाँ यूई जिंग जाओ को संभालता है और जैसे ही लू शेंग उस इंपीरियल आर्टिफैक्ट को निकालता है, सेकुलरिज्म का दरवाजा वापस से बंद हो जाता है। फिर लू शेंग उस मास्क को अपने चेहरे पर लगा लेता है और जैसे ही वो उस मास्क को लगाता है, वो मास्क उसके पूरे चेहरे को कवर कर लेता है और सेकुलरिज्म के दरवाजे के बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। फिर लू शेंग दरवाजा तोड़कर बाहर आता है। काई जिंग उन्हें बताती है कि ये लू शेंग नहीं है, बल्कि वो उस सुप्रीम के वश में है। वहाँ खड़े सभी मॉन्स्टर्स अपनी एनर्जी लू शेंग को देने लगते हैं, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन प्लेटफॉर्म फेज तक रिड्यूस हो गई थी और वो इससे अपनी कल्टीवेशन एनर्जी बढ़ा रहा था। पर इन सब की वजह से एम्पायरियन टॉम आइलैंड हिलने लग गया था। काई जिंग बोलती है कि इसे अपनी शक्ति इकट्ठा करने के लिए समय लगेगा, इसलिए हम अभी भी आइलैंड को बचा सकते हैं। वो जू यंग से कहती है कि तुम इसका ध्यान भटकाओ और वो अपनी शक्तियों से जूकोंग को ठीक करने की कोशिश करने लगती है। नीचे सेक्रेट श्राइन्स के लोग भी ये देख रहे थे, इसलिए वो अपनी सेक्ट के सारे मेंबर्स को बुलाकर स्वॉर्ड एरे फॉर्मेशन बनाते हैं ताकि वो आइलैंड को सपोर्ट कर सके। यहाँ दूसरी तरफ यूई जिंग अपनी शक्तियों से इन मॉन्स्टर्स को रोक रहा था, जबकि काई जिंग अपनी पूरी शक्ति लगा रही थी जूकोंग को जिंदा रखने के लिए। नीचे सेक्रेट श्राइन सेक्ट के मेंबर्स की फॉर्मेशन भी टूट जाती है और वो सब लोग झटके से दूर जा गिरते हैं। यूई जिंग के पास और शक्ति नहीं बची थी कि वो उन मॉन्स्टर्स को रोक सके, इसलिए वो जूकोंग और उसके बीच जो ब्रिज था उसे तोड़ देता है और अपनी कुर्बानी दे देता है। काई जिंग अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर ही जूकोंग को दे देती है, क्योंकि वही था जो लू शेंग को रोक सकता था। फिर हम जूकोंग की सोल को देखते हैं, जो एक अलग दुनिया में थी। उसे एक आवाज आती है और कहती है कि तुम वापस अपने शरीर में जाने वाले हो और मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए हूँ। जूकोंग उसे पूछता है कि मैं इस आफत को कैसे रोक सकता हूँ। फिर वो आवाज जवाब देती है कि बस ग्रेट एम्पायर ही इसे रोक सकते हैं। फिर जूकोंग कहता है कि हजारों सालों से कोई भी ग्रेट एम्पायर नहीं बना है। तब वो आवाज जवाब देती है कि ग्रेट एम्पायर कोई बना नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बन ही नहीं सकता। फिर वो इंसान जिसकी वो आवाज थी जूकोंग को अपना चेहरा दिखाता है। वो ज़ीकोंग का ही फ्यूचर था और जूकोंग ही अगला ग्रेट एम्पायर है जिसने हजारों सालों बाद जन्म लिया है। जूकोंग का फ्यूचर उसे बताता है कि तुम किसी से कम नहीं हो, अपने आप पर विश्वास रखो। इसके बाद जूकोंग अपने शरीर में वापस आ जाता है। तो पहले वो सायो को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है और वापस लू शेंग से लड़ने जाता है। काई जिंग उसे पूछती है कि तुम मुझे अकेले छोड़ के क्यों चले गए थे। तब जूकोंग उसे बोलता है कि फिर यहाँ मजे देखने के लिए कौन रहता। फिर जूकोंग अपनी स्वॉर्ड से उन सारे मॉन्स्टर्स को मारकर उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। लू शेंग की बॉडी में जो सुप्रीम था वो जूकोंग को बोलता है कि मैं अब अमर हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते और अब इस दुनिया पर मैं राज करूंगा। फिर उनकी बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जूकोंग की शक्तियाँ काफी बढ़ चुकी थी। वो सुप्रीम को मारते हुए आसमान में ले जाता है और अपने मार्शल आर्ट से उसे हरा देता है। फिर वो अपने स्पिरिचुअल पावर से सुप्रीम को उसी दुनिया में भेज देता है जहाँ जूकोंग अपने फ्यूचर से मिला था। वहाँ जूकोंग का फ्यूचर एक उंगली से ही उस मास्क को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस मास्क के टूटते ही लू शेंग उस सुप्रीम के साथ मिट्टी में मिल जाता है। जूकोंग अब बिग डिपर डोमेन का नया एम्पायर बन गया। उसे अपने मास्टर की बातें याद आने लगती हैं। ग्रेट एम्पायर वो होता है जो अपने लोगों की हिफाजत के लिए जन्म लेता है और दुनिया में शांति कायम करता है। और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और तब तक ये नेक्स्ट वाली वीडियो भी जरूर देख लेना।